असलम नाजरीन, पिछले चंद दिनों से जो ये केपीके की गवर्नमेंट की एक कंटिन्यूस पोजीशन बन रही है, पूरा नैरेटिव बन रहा है उनको डिसमेंटल करने का। और जिस तरह इमरान खान साहब को जेल में बिल्कुल आइसोलेट कर दिया गया है, पार्टी मेंबर्स को मिलने नहीं दिया जा रहा, मुलाकात के टाइम को चेंज कर दिया जाता है, जिस तरह उनके खिलाफ मुकदमात बने और आहिस्ता आहिस्ता ऑप्शंस फॉर रिकन्सिलिएशन कम होती जा रही हैं। अब जो पीटीआई का हतमी प्ले कार्ड है वो सामने आया है। ये कितना सक्सेसफुल है उसमें हम एक मोमेंट में जाएंगे, लेकिन वो हतमी कार्ड क्या है? अलीमा खान साहिबा ने बताया कि इमरान खान साहब ने कह दिया कि एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट 10 मुहर्रम के बाद शुरू की जाए। वकास अकरम जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कहा जी तैयारियाँ हमारी मुकम्मल हैं नेशन वाइड प्रोटेस्ट करने के लिए। जो पॉलिटिकल स्पेस, निगोशिएशन स्पेस पीटीआई एज ए जमात और इमरान खान साहब एज ए लीडर ने लूज़ की है, उसको रिक्लेम करने के लिए अब गवर्नमेंट पे डायरेक्ट प्रेशर थ्रू नेशन वाइड प्रोटेस्ट डाला जाएगा। मेरी अपनी ज़ाती ये असेसमेंट है कि गवर्नमेंट ने प्रीएम्प्टिवली इसको मद्देनज़र रखते हुए केपीके की गवर्नमेंट को हिलाने की धमकियां देना शुरू कर दी हैं। ज़ाहिर है, अगर केपी में पीटीआई गवर्नमेंट गिर जाती है 1 या 2 महीनों में अदम एतमाद के तहत, एमपीएस फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं, नई गवर्नमेंट वहाँ फॉर्म होती है, तो जो केपीके का स्टेट एपरेटस है वो क्रैकडाउन शुरू करेगा, जिस तरह पंजाब के अंदर हमने पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन देखा है कि उनके लिए सांस लेना, मूव करना वर्चुअली इम्पॉसिबल हुआ है, ताकि इस धमकी को भी न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, ताकि फिर सिर्फ एक ही रास्ता रहे इमरान खान साहब के पास, वो ये है कि वो आर्मी के साथ कोई ना कोई समझौता, कोई ना कोई नेगोशिएशन, कोई ना कोई अपीजमेंट डील करके ही अपने आप को इस प्रॉब्लम से निकालें। तो पीटीआई सॉर्ट ऑफ एक डू और डाई सिचुएशन की तरफ जा रही है। उनके सियासतदान काफ़ी दिनों से इस चीज़ का वार्न कर रहे हैं। जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो भी इसी बात के ऊपर है कि वी आर पुशिंग आवर सेल्व्स इनटू अ कॉर्नर, जहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं रहेगी सिवाय मजम्मत करने की। और जब हम मजम्मत करेंगे तो उसके बाद जो स्टेट हमारे साथ करेगा, जो स्टेट ने पिछले 2-2.5 साल में साबित किया है वो करेगा, वो ना तो सिर्फ हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे बल्कि हमारी पार्टी की कमर कंप्लीटली तोड़ देगा। ये एक हार्श रियलिटी है जो मैं आपको बता रहा हूँ और मैं स्टेटमेंट से इत्तेफाक करता हूँ। स्टेट इस वक्त बहाने ढूंढ रही है पीटीआई पे क्रैकडाउन करने के लिए। आपने कोई बात की, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले ली गई, क्रैकडाउन। आपने किसी तरीके से गवर्नमेंट पे तनकीद की, क्रैकडाउन। आपने स्पीकर पंजाब असम्बली की मौजूदगी में चीफ मिनिस्टर साहिबा की तकरीर में शोर मचाया, तोड़फोड़ की, मजम्मत शो की, डी सीट। तो वर्चुअली स्टेट का हर टूल इस वक्त 2 चीज़ों पे इस्तेमाल हो रहा है। एक, पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग दुनिया से बाहर पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर और हमारी इंडिया पे विक्ट्री जो जस्ट है, और दूसरा पीटीआई की आवाज़ को साइलेंस किस तरह किया जाए। गवर्नमेंट फेलियर्स तो अपनी एक जगह हैं, लेकिन लैक ऑफ पॉलिटिकल डेप्थ पीटीआई की नज़र आ रही है। इनफैक्ट लग ये रहा है कि पीटीआई इज़ लेफ्ट विदाउट अ फ्रेंड। जो महमूद अचकज़ई के साथ करीबी थी वो भी दूर होते नज़र आ रही है। जेयूआईएफ के साथ जो करीबी नज़र आ रही थी वो भी दूर होते नज़र आ रही है। अब सिर्फ और सिर्फ पीटीआई उसका कोर काउंसिल ही रह गया है, उसमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट खुद आ चुका है। तो अब पीटीआई रडरलेस शिप से एक कदम आगे चला गया। अब शिप के अंदर होल्स भी हैं और पानी बहुत स्पीड से शिप में दाखिल हो रहा है। अब इस डूबती हुई कश्ती में आवाम को अपनी डूबती हुई उम्मीदें नज़र आ रही हैं। आवाम को नज़र आ रही है कि जिसको हमने वोट दिया था वो डूब गया, साथ हमारी उम्मीदें लेके डूब गया। अब पीटीआई की कॉल है इस कश्ती को बचाने के लिए कि किसी तरह अब इसको बाहर निकाला जाए, पानी से बाइज़्ज़त किसी डॉक पे पहुंचाया जाए, को रेजोल्यूशन रीच किया जाए। तो इस अवाम वर्सेस आमरीत की फ़ाइट में क्या होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन अब कंप्लीट पिक्चर हमारे सामने और आपके सामने आ चुकी है। रशिया ने अफ़गानिस्तान को ऑफिशियली रिकग्नाइज़ कर लिया है। ये एक मेजर नेशन स्टेट है, न्यूक्लियर पावर है, वन ऑफ द 3 सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड है जिन्होंने अफ़गानिस्तान को रिकग्नाइज़ किया है, एंड वन ऑफ द फर्स्ट मेजर नेशंस टू डू सो है। अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चाइना और यूएई के सफ़ीर ऑलरेडी मौजूद हैं, पर ये रशिया की एक्सेप्टेंस के बाद एक नई गेम इलाके में सामने आ गई है। वो गेम क्या है कि रशिया और पाकिस्तान ने वाव किया है कि वो रेड और रोल कनेक्टिविटी बनाएंगे जिसके तहत रशिया को एक्सेस टू वार्म वाटर्स मिलेगा। यानी कि एक तो डिबंक हो गया उन सारे लोगों की गुफ्तगू जो कहते थे कि रशिया वार्म वाटर तक पहुंचना नहीं चाह रहे। रशिया ने अपने क्लासिकल दुश्मन पाकिस्तान, जिसने कोल्ड वॉर एरा में उनको डिफीट दी, उसके साथ भी समझौता कर लिया, और अफ़गानिस्तान के वही मुजाहिदीन जो आज तालिबान में बैठे हुए हैं या उनके बच्चे तालिबान में बैठे हुए हैं, उनके साथ भी डील कर ली रिकग्निशन की। यानी कि रशिया ने सेल्फ प्रिजर्वेशन की खातिर आज अपने ही दुश्मनों के साथ डील बना लिए रोड रेलवे कनेक्टिविटी का। और अब मास्टर प्लान सामने आ रहा है कि चाइना अफ़गानिस्तान ईरान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रशिया अफ़गानिस्तान को रिकग्नाइज़ कर रहा है, ईरान में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करता है, और अब रशिया और पाकिस्तान भी करीब हो जा रहे हैं। रशियन डिप्लोमेट ने कंफर्म किया कि वो एक और स्टील मिल पाकिस्तान में बनाने जा रहे हैं।
शायद यही वजह थी कि रशिया इंडिया के मामले में इतना खामोश था, क्योंकि इंडिया और रशिया क्लासिक एलाइज हैं। जंग के दौरान इंडियंस ने कहा कि रशिया हमारा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, हमारा साथ देंगे, लेकिन रशिया बिल्कुल खामोश रहा। जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की आर्मी ने इंडिया को छितर मारे, उसकी वजह ये थी कि जियो स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग पाकिस्तान ज़्यादा कीमती है, और चाइना और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए रशिया कभी भी चाइना की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं जाएगा। अब आपको रीजनल ब्लॉक समझ आ रहा है कि उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, ये सारे मामलात सीधे किए जा रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अज़रबैजान में इस वक्त हैं जॉइंट कोऑपरेशन के मिशन के ऊपर, जहाँ से काफ़ी अनाउंसमेंट्स आ रही हैं कि हम ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की जॉइंट कोऑपरेशन करेंगे, ये भी रशिया और चाइना की मर्ज़ी से हो रहा है। तो आपको अब नक्शे के ऊपर हम ब्लॉक समझाएँ, ये अफ़गानिस्तान है, ये ईरान है, यहाँ पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ऊपर चाइना है। रशिया ये एक्सेस लेके वार्म वाटर तक पहुँचना चाहता है, चाहे वो चाबहार का हो, चाहे गवादर का हो। चाइना यही वार्म एक्सेस लेना चाहता है, चाहे वो चाबहार का हो, चाहे गवादर का हो। और अब सिचुएशन ऐसे बन रही है पोस्ट इसराइल ईरान वॉर की, कि ईरान ज़्यादा इंटरेस्टेड है पाकिस्तान चाइना अलायंस नेक्सस को ज्वाइन करने के लिए, और चाइना और पाकिस्तान भी इस पे दिन रात काम कर रहे हैं। तो हमें जहाँ पे लोकली डेमोक्रेसी को बहुत बड़े धचके पड़ रहे हैं, फ्रीडम्स को बहुत बड़े धचके पड़े हैं, इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर पाकिस्तान की पोजीशन और ज़्यादा वैल्यूबल होगी। लेकिन इस वैल्यू के साथ एक प्रॉब्लम आती है, और इसको आपने समझना है आराम से। इस वैल्यू के साथ ऑल ऑफ अ सडन अमेरिका, इंडिया और वेस्टर्न सुपर पावर्स आपको नेगेटिव आई से दोबारा देखेंगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम वेस्टर्न पावर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपना मुकदमा सामने रखते रहें। हम टेररिज्म को पुष्टपनाही मत दें, हम अपने आप को FATF की लिस्ट से उतार के ही रखें। इंडिया ने इस वक्त पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा जो रचाने की कोशिश की थी FATF लिस्ट का, कि पाकिस्तान ने FATF को बेवकूफ़ बना दिया, दुनिया को बेवकूफ़ बना दिया, असल में यहाँ पे दहशतगर्द हैं। इस प्रोपेगेंडा को हम किल करें। शशि थरूर साहब ने रिसेंटली अल जज़ीरा को इंटरव्यू दिया था, और बिलावल भुट्टो साहब ने भी दिया था। उसमें शशि थरूर साहब कोई एविडेंस फिर नहीं प्रेजेंट कर पाए कि पाकिस्तान वॉज बिहाइंड पहलगाम अटैक। उन्होंने 2 प्रीवियस अटैक साइट किए और कहा कि क्योंकि ये अटैक्स इन मेथडोलॉजी बाजार सिमिलर लगता है, क्योंकि हाई टैक्टिकल अटैक था, हेंस प्रूवन पाकिस्तान ने किया। तो वहाँ पे जो जर्नलिस्ट भी था उसने भी कहा कि सर ये एविडेंस नहीं है, दुनिया आपका एविडेंस एक्सेप्ट नहीं कर रही। ऑन द काउंटर जब बिलावल भुट्टो साहब से पूछा गया कि पाकिस्तान पुष्टपनाही करता रहा टेररिज्म की, तो उन्होंने पूरा नैरेटिव बताया कि अफगान जिहाद के दौरान हमने वेस्ट के थ्रू ये सब कुछ किया था, और फिर हमने वो प्रॉक्सीज इस्तेमाल भी की थी। जब मुशर्रफ साहब की बैकिंग ऑफ मकबूजा कश्मीर की प्रॉक्सीज था, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उसका कहा, तो उन्होंने कहा ये एक माजी के डिक्टेटर की पॉलिसी है। हाउ कैन यू ब्लेम आज की नेशन स्टेट जो वो कर रही है? जमहूरियत कहने की उनकी हिम्मत नहीं हुई थी, क्योंकि आज के पाकिस्तान को जमहूरियत कहना थोड़ा ऑक्सीमोरोनिकल हो जाता है, लेकिन करंट स्टेट उसको बैक नहीं करता। बल्कि ये पॉलिसी शिफ्ट हमने देख ली थी जब FATF ने 2019 में हमें लिस्ट से बाहर निकालने का प्रोसेस आगाज़ किया था, कि पाकिस्तान एज ए स्टेट क्रैकडाउन कर रहा था। इन पर्टिकुलर जब हाफिज़ सईद और जैश ए मोहम्मद की लीडर की बात हुई, तो उन्होंने कहा जैश ए मोहम्मद के लीडर के तो वेयरअबाउट्स हमें भी नहीं पता, और हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि वो अफ़गान मुजाहिदीन वॉर के दौरान था, तो वो इस वक्त अफ़गानिस्तान बैठा हुआ है, और हम अफ़गानिस्तान पर कोई यूनिलैटरल स्ट्राइक नहीं करेंगे इंडिया की तरह, हम पागल नहीं हैं। हम उनके साथ निगोशिएट करेंगे, बॉर्डर पेट्रोल करेंगे, जो हम कर रहे हैं। और जो अभी रिसेंटली हुआ है कि नॉर्थ के डिस्ट्रिक्ट में जब 30 फितनत अल ख्वारिज जो बैक्ड इंडियन टेररिस्ट प्रॉक्सीज हैं यहाँ पे, उसके थ्रू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही थी, टेररिस्ट आ रहे थे, तो उसको आर्मी ने गन डाउन किया। यानी कि आप ये तो कर सकते हैं कि अपनी हदूद में दिफा करें, जॉइंट ऑपरेशंस करें अगले मुल्क के साथ, लेकिन आप किसी मुल्क पे हमला आवर नहीं हो सकते, जिस तरह ये बात की गई। तो इस नैरेटिव को बीट डाउन करने की ज़रूरत है, कि इंडिया इसको ड्रम अप करेगा जितना वो कर सकता है। इंडिया का फियर इतना ज़्यादा हो गया इस नई स्ट्रेटेजिक अलायंस का, कि $230 मिलियन की ड्रोन की डील इंडिया करने को तैयार है। यानी कि मज़ीद 20 बिलियन इंडियन रुपीस खर्च करने को तैयार है अपने डिफेंस सिस्टम्स को बूस्ट अप करने के लिए। क्योंकि उन्होंने अटैकिंग फ्रंट तो इंडिया इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उन्होंने डिफेंसिव फ्रंट इंडिया अपने आप को बीफ अप करना चाह रहा है। इसराइल भी इस थ्रेट को अंडरस्टैंड करता है, जो ईरान का ये नया नेक्सस बन रहा है। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स DM की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें।
इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम दोबारा ईरान के साथ जंग शुरू करेंगे। ऑपरेशन राइजिंग लायन सिर्फ शुरुआत थी, ये न्यू नॉर्मल है इजरायली पॉलिसी का कि 7 अक्टूबर के बाद सबकी इम्यूनिटी ख़त्म है, अब जिसको दिल चाहेगा हम मारेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान ने अगर न्यूक्लियर आर्मामेंट की कोशिश भी की या न्यूक्लियर इनरिचमेंट की दोबारा ट्राई भी की, जो बाय द वे वो ऑलरेडी कर रहे हैं, फोर्डो की साइड पे काम हो रहा है और साइड्स पे ननाट्स की साइड पे काम हो रहा है, और जो कई 100 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम थे जो आईएईए कहता हमें पता नहीं कहाँ पे, वो भी दोबारा इनरिच हो रहा है। यानी कि B2 बॉम्बर भी फ़ायदा नहीं दिया, कोई समझ नहीं लगी क्या हुआ है, और इसराइल की जंग ने भी कोई फ़ायदा नहीं दिया, बल्कि उल्टा ईरान अब NPT छोड़ने का भी सोच रहा है। यानी कि वो सारे जो आपके वेस्टर्नाइज प्रोसेस से सबसे अपने आप को दूर हटा रहे कि ठीक है भाई हम आइसोलेशन में चीज़ बना लेंगे, आप तो हुई, आप लोग तो हैं ही बगैरत, वादा करके उससे मुकर जाते हैं। तो उसने कहा कि जनाब हम दोबारा जंग शुरू करेंगे, हमारा इन्फोर्समेंट प्लान रेडी है और हम इसराइल की एयर में डोमिनेंस रखेंगे। तो अब दुनिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बॉयल ओवर की जा रही है। इंटरनली पाकिस्तान में डेमोक्रेसी तबाह हो रही है और दुनिया भर में आग लगी जा रही है। अच्छा, इस आग के अंदर रशिया ने कहा कि जनाब ज़रा हम भी को किरदार अदा करें। तो कीव जो कैपिटल है यूक्रेन का, उसके ऊपर सबसे बड़ा अटैक किया रशिया ने, जहाँ पे लगभग उन्होंने 550 ड्रोन और 11 मिसाइल एक रात में फायर किए, जो लॉन्ग नाइट ऑफ बम्बार्डमेंट रही, जहाँ पे सारी रात बिजली नहीं थी और सिर्फ एंटी एयरक्राफ्ट गन की आवाज़ और उसके बारूद के धुएं की स्मेल फैल गई। ये सारा कुछ हुआ ट्रंप की फ़ोन कॉल के चंद घंटों बाद। यानी कि ट्रंप ने प्यूटन को फ़ोन किया कोई डील रीच करने के लिए, डील रीच नहीं हो सकी और उसके बाद प्यूटन ने अटैक लॉन्च कर दिया, जिसके ऊपर ट्रंप ने कोई धमकी झुमकी नहीं दी। जो ट्रंप बड़ा स्ट्रॉन्ग मैन बनता फिरता है ना, जब अपने एक बराबर के मुल्क की बात करता है या एक न्यूक्लियर कंट्री की बात करता है तो बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह बैठ जाता है। ईरान और इसराइल को तो बहुत बातें सुना रहा था, इसराइल तो टोटली डिपेंडेंट है उसके ऊपर। 15% अमेरिका की GDP गई है इस दफ़ा इसराइल को जंग के लिए, यानी कि 15% अमेरिका की GDP के इसराइल के बजट को फंड करती है। तो यानी कि ये जो लोग हैं जो शोर मचा रहे हैं कि अमेरिका अपना पैसा कहाँ खर्च करे, तो 15% तो आप इसराइल में खर्च कर रहे हैं। तो इसराइल ईरान की बारी तो ट्रंप बहुत पुट कर रहा था, लेकिन पुतिन की बारी बिल्कुल खामोश मेजर स्टेटमेंट उसने दे दी और कहा कि जनाब वो हमारी बात नहीं मान रहे। अगेन हमने आपको कई दफ़ा बताया है कि ये एलीट कैप्चर मुल्कों के अंदर ज़ेलेंस्की टाइप लोगों ने अपने मुल्कों को आग में धकेल दिया है। मोदी अपनी आवाम को मोटिवेट करके उनको जहन्नम भेजना चाहता है पाकिस्तानी बम्बों के ज़रिए। और मैं हैरान होता हूँ शशि थरूर जैसे लोग जिनको हम पढ़ा लिखा समझते थे, मॉडरेट समझते थे, वो वही ट्यून में बात कर रहे हैं। अजीब बात है। आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस था, पूरी दुनिया के एरिया का इससे बड़ा ग्रेटर इंडियन फेलियर हमने देखा नहीं है डिप्लोमेटिकली मिलिटरली, लेकिन उनको लगता है सक्सेस है। अच्छी बात है, बॉलीवुड की दुनिया में ज़िंदा रहना चाहिए इंसान को, कम से कम रियलिटी फेस नहीं करनी होगी। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि हमारी डबलिंग हो ऑफ डिजिटल पेमेंट टारगेट्स ताकि कैशलेस इकॉनमी बढ़े। बड़ी अच्छी बात है, जितनी डिजिटल इकॉनमी बढ़ती है उतना उसको ट्रैक एंड ट्रेस करना आसान होता है। हाउएवर जो पॉलिसीज़ ला रहे हैं उसके तहत डिजिटल इकॉनमी तो डबल होते नज़र नहीं आ रही, कैश इकॉनमी बूस्ट होते नज़र आ रही है। नॉन फाइलर को तो तोड़ के रखो, ये हमारा प्रिंसिपल मौक़िफ़ है कि जो बंदा टैक्स नेट में आता है और टैक्स नहीं देता उसको छोड़ो मत, उसकी 100% जायदाद कब्जा कर लो, हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन फाइलर्स के ऊपर ATM रेट्स, ATM चार्जेस, ट्रांजैक्शन फ़ीस किस खाते में बढ़ रही है, क्योंकि सरकार को पता है कि जितने लोग डिजिटल की तरफ जाएंगे इकॉनमी मैप होगी, उतना ही हम उन लोगों का पैसा निचोड़ सकते हैं। और एक्चुअली नॉन फाइलर जो है उसको इंसेंटिवाइज़ किया जा रहा है कि तुम तो भाई कैशलेस इकॉनमी पे ही जाओ। इवन फाइलर की मजबूरी बन रही है कि वो कैशलेस इकॉनमी पे जाए अगर उसको पता हो कि मेरी हर ट्रांजैक्शन पे इतने हाई रेट्स चार्ज होने। बैंकिंग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं हजूर, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमने डबलिंग करनी है डिजिटल पेमेंट्स की, दूसरी तरफ आप टैक्स बढ़ाई जा रहे हैं फाइलर के ऊपर, तो ये कैसे हो पाएगा? ये ऑक्सीमोरोनिक पॉलिसी है, इसको समझें क्यों। काला धन हमेशा कैश में रहेगा या अनरेगुलेटेड क्रिप्टो मार्केट्स में रहेगा या सोने में रहेगा, छुपाया जाएगा। उसके लिए एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म हमेशा क्रिएट किया जाता है कि आप इंसेंटिवाइज करो इनफ ऑफ द पॉपुलेशन कि वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस छोड़े बिकॉज ऑफ हाई ट्रांजैक्शंस, ताकि ये सारा पैसा मिक्स हो जाए, ताकि FBR भी जब रेड्स करे वर्किंग क्लास लोगों के घरों पे, स्ट्रेट बिजनेस के घरों पे जो मजबूरी के तहत कर रहे हैं ताकि वो अनफेयर गवर्नमेंट टैक्सेशन अवॉइड कर सकें, तो उसको विक्ट्री शो करा के मेजॉरिटी काला धन वाइप अवे कर दो। और यही हो रहा है पाकिस्तान में। एमनेस्टी डायरेक्टली तो आप दे नहीं सकते IMF की वजह से, लेकिन इनडायरेक्ट चैनल्स आपको भी बनाने पड़ रहे हैं। लिहाजा ये एक फेल्ड अटेम्प्ट और पॉलिसी होगी।
फेल्ड अटेम्प्ट ऑफ पॉलिसी, बिलावल साहब बड़ी बड़ी तकरीरें तो अल जज़ीरा पे कर रहे हैं, पर जिस सूबे में सबसे पॉपुलर शहर है कराची, जो इकॉनमी की बैकबोन है, जो मिसाल होना चाहिए दुनिया में मेट्रोपोलिस सिटी कैसे होती है, जहाँ से 40 से ज़ायद फ़ीसद जीडीपी पाकिस्तान की आती है, वहाँ पे एक बिल्डिंग कलैप्स करके 4 लोगों को फौत मार दे चुकी है और 8 लोग इंजर्ड हैं और 25 से 30 लोग बिल्डिंग के अंदर ट्रैप्ड हैं। ये कराची के लियारी बगदादी एरिया की बिल्डिंग थी और वहाँ पे 5 मंजिला बिल्डिंग एक पहले गिर चुकी थी, अब दूसरी बिल्डिंग उसके साथ खड़ी हुई थी, उसका स्टेयर केस कोलैप्स कर दिया। ये हमारे मॉडर्न 2025 के अंदर हो रहा है कि हमारी बिल्डिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इतनी नहीं है। एक 50 साल पुरानी बिल्डिंग जिसका हर साल एक ऑडिट होना होता है कि जनाब बिल्डिंग की टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, वो बर्दाश्त कर सकती है लोड, वहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपकी कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, जिस तरह LDA CDA और बाकी डेवलपमेंट अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, वो अपना जॉब नहीं कर पा रही और यहाँ पे इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं। एक इंसिडेंट सवात में होता है गवर्नमेंट नेग्लिजेंस का, पंजाब के बजट में पता चलता है कि 50 अरब रुपए की चोरी हो रही है सालाना एजुकेशन के बजट के अंदर, जो अब इंकशाफ हो रहा है इनको कई सालों के बाद, यानी कि सालाना 50 अरब की चोरी हो रही है। कराची के अंदर ये वकूआ हो के इंसानी जानें ख़त्म हो जाती हैं। आप समझ रहे हैं ना कि मैं और आप कुत्ते बिल्ले, हमारी कोई हैसियत नहीं है, हम मरते हैं तो स्टेटिस्टिक है, लेकिन अगर कोई बड़ा आदमी मर जाता है, फौत हो जाता है, शहीद हो जाता है, तो दैट इज़ समथिंग टू टेक नोटिस, दैट इज़ समथिंग टू केयर अबाउट। कितने ज़्यादा लोग दहशतगर्दी के हाथों किडनैप होते हैं, कत्ल होते हैं, लेकिन जब तक पॉलिटिशियंस के बच्चे किडनैप नहीं होते तब तक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उनकी रिकवरी की कोशिश नहीं करती। 2 सियासतदानों के बच्चे एक दहशतगर्द तंजीमों ने किडनैप किए, एक जो फौत हुए हुए गवर्नर थे पंजाब के सलमान तासीर साहब, उनके बेटे शहबाज तासीर, और दूसरा एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के बेटे जो किडनैप हुए थे। दोनों रिकवर कर लिए गए थे, लेकिन हज़ारों की तादाद से लोग मिसिंग पर्सन है पाकिस्तान में, जिनका नामो निशान हमें नहीं पता, जिनके बारे में स्टेट बात नहीं करना चाहती। जब वो स्टैट्स की बात करो तो स्टेट आगे से कहती है जनाब पूरी दुनिया में लोग मिसिंग होते हैं, हमने पूरी दुनिया का ठेका नहीं उठाया, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर रहे हैं, आप हमें और लोगों की मिसाल नहीं देते। और अगर आपने और लोगों की मिसाल देनी है तो ये भी बता दें कि और मुल्क कौन से हैं जिनकी 50% से ज़ायद कौम या 50% कौम पॉवर्टी लाइन के नीचे है। ये बात में मैं नहीं कह रहा, नेशनल असम्बली ने भी अब रिकगनाइज़ किया कि 50% कौम जल्द पॉवर्टी लाइन से नीचे हो सकती है। हमें कोई पॉलिसीज़ लेनी होंगी जिसके तहत हम उन्हें बचा सकें। नेशनल असम्बली ने प्रॉब्लम तो सही आइडेंटिफाई की, जो सोल्यूशन ऑफर किया अल्लाह ही हाफ़िज़ है उन पर। उन्होंने कहा जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को हमें बड़ा करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा एक्सपैंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेजर चेक है पॉवर्टी रोकने के लिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वजह है कि पॉवर्टी ज़्यादा हो रही है। आप लोगों को फ़िशिंग नहीं सिखा रहे, उनको मछली ला के दे रहे हैं। मछली आप इसलिए ला के दे रहे हैं कि आपने इमीडिएट रिलीफ देना है, वो BISP करता है, लेकिन आपने साथ ही साथ जो उनको फ़िशिंग या कोई काम सिखाना था वो नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आप एजुकेशन नहीं दे रहे, आप जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट कर रहे, आप इकॉनमी को बहाल नहीं होने दे रहे। तो द सोल्यूशन दैट यू आर प्रोवाइडिंग विल ओनली क्रिएट मोर बेगर्स। मुझे कोई मसला नहीं है इमीडिएट रिलीफ प्रोग्राम्स पे, एज लॉन्ग एज उनके साथ कंपलसरी लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स हैं। बिकॉज आज से 10 साल बाद भी लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे होंगे। पूरा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का आप नेटवर्क उठाएं, आप मुझे बताएं जिन लोगों को 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 साल से ये पैसे मिल रहे हैं, उनमें से कितने लोगों ने पॉवर्टी एस्केप की है मिनिमल, और कितने लोगों ने दोस्तों से उधार, जायदादें बेच, लोन ले, चोरी पढ़ के, एजुकेट करके अपनी फैमिली को पॉवर्टी से बचाया। एस्ट्रोनॉमिकल है ये नंबर। तो आप डिफरेंस समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम जब उन्होंने फाइनली सही आइडेंटिफाई कर ली इस सारी बुलशिट ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स के अंदर, उसका सलूशन जो उन्होंने प्रोवाइड किया वो हमें मज़ीद गुमराह करेगा। ये इन लोगों की सोच है। उसकी वजह ये है कि ये हमारे इकोनॉमिक क्लास से नहीं है, ये हमारे वाले स्ट्रगल्स नहीं देखते, ये हमारी वाली सोच नहीं रखते। हमारे यहाँ वैसे अवामुन्नास भी उतनी ही जाहिल कभी कभार एक्ट करती है। हम काशिफ ज़मीर, रजब भट्ट, जो टिकटॉक पे बच्चे बच्चियाँ इनका ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन 2 ट्रेडर्स की हालत आप मरी में देख लें कि जब पीक टूरिस्ट सीज़न है, पूरी मरी की इकॉनमी उस टूरिस्ट सीज़न पे डिपेंड करती है। वो दिन दहाड़े 23 लोग असला, डंडे, बैटन लेके जंग शुरू कर देते हैं आपस में, जिसे तहलका मच जाता है, प्रॉपर्टी डैमेज होता है। 23 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और उन पे 1997 के टेररिस्ट एंटी टेररिज्म एक्ट लगा है। ये खबर इन इट सेल्फ खुद बताती है कि हमारा स्टेट कितना बैकवर्ड है। 2 ग्रुप्स एक जाती रिलाई में आपस में लड़ रहे हैं, उन पे एंटी टेररिस्ट एक्ट लगा है। कमाल, उन्होंने टेररिज्म तो नहीं की। टेररिज्म तो एक तंजीमी सोच के तहत आप दहशत फैलाते हो एक एंटी स्टेट नैरेटिव के ऊपर, तो हम अपने कानूनों को खुद ही मजाक उड़ाते हैं। मुझे यहाँ पे याद आता है DGSP ने एक दफ़ा कहा था कि हमारे कोर्ट्स बहुत वीक हैं।
वो रिजल्ट्स नहीं दे पाते, इसलिए भी मिलिट्री ट्रायल्स करने पड़ते हैं। हमारे कोर्ट्स इसलिए वीक हैं कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट में अगर जेन्युइन मुकदमे होने थे 100, हमने बनाए 10,000। ओवरवेलम कर दिया सिस्टम को, हम दफात ही सही नहीं लगा पा रहे चीज़ों के ऊपर, और फिर हम कहते हैं हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। अब एक गाड़ी की कैपेसिटी है 100 पे जाने के लिए, आप उसको मजबूर करें 200 पे जाने के लिए, तो फिर टायर फटेंगे, इंजन सीज होगा, धमाके होंगे, एक्सीडेंट होंगे। तो ये खबर इन इटसेल्फ अवाम की बेवकूफ़ी और सरकार की उस बेवकूफ़ी को एड्रेस करने की निशानी है। तो ओवरऑल भाई सिचुएशन बहुत अच्छी है, आपने बिल्कुल नहीं घबराना। पाकिस्तान तरक्की के रास्ते के ऊपर है, दुनिया में बिल्कुल अमन कायम है, कोई जंग शंग नहीं होनी। ट्रंप को नोबेल प्राइज़ ही मिल जाएगा, पाकिस्तान की इकॉनमी डबल कर जाएगी साइज़ में। वैसे पिछले साल तो श्रिंक कर गई है, लेकिन आने वाले दिनों में डबल कर जाएगी। खुदा के वास्ते अपनी फाइनेंशियल हालात ठीक रखें, अपनी नौकरियों को बचा कर रखें, फजूल खर्ची मत करें। बहुत मुश्किल दौर है अगला 1 साल फाइनेंशली स्पीकिंग। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज़ कोई नाजायज़ रिस्क मत लें। स्टेट बिल्कुल किसी मूड माहौल में नहीं है माफ़ करने के। इंटरनेशनली स्पीकिंग, अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, अपने रिश्तेदारों की यहाँ हेल्प करें। इकॉनमी के प्रॉब्लम बहुत गहरे हैं, जिस स्पीड से हमें लोन्स लेने पड़े चीज़ जस्टिफाई करने के लिए, वो अबसर्ड और बेहूदा है। अगर डेली की बुनियाद में देखें तो हमें लाखों करोड़ के हिसाब से लोन लेने पड़ रहे हैं। तो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। हमारे लिए दुआ कीजिए, हम आपके लिए करेंगे। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।